उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज के टॉपिक्स की अपन बात करते हैं। तो आज के टॉपिक्स में पहले लेंगे अपन पोलन किट, फिर बात करेंगे अंडक की, फिर उसमें बीजांड की संरचना देखेंगे, फिर गुरु बीजाणु जनन देखेंगे और फिर भ्रूण कोश का जो विकास है उसकी बातें करेंगे। तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन पोलन किट। पोलन किट क्या होता है? देखिए, जो कीट परागित पुष्प होते हैं, कौन से पुष्प? कीट परागित पुष्प। इन पुष्पों के जो परागकण होते हैं, इन परागकणों के चारों ओर एक तेलीय पदार्थ पाया जाता है जो अत्यंत चिपचिपा होता है। उस चिपचिपे तेलीय पदार्थ की उपस्थिति जो होती है उसी को अपन कहते हैं पोलन किट। तो जो पोलन किट है, पहली बात, जो पुष्प होते हैं उन पुष्प में कीटों को आकर्षित करने के लिए विशेष सुगंध का विकास करते हैं, जिसके कारण जो कीट है वो पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात है, अपन करें जो परागकण है उन परागकण को किसी भी कीट से चिपकाएं का कार्य कौन करता है? पोलन किट करता है। तीसरी बात करें अपन कि जो पोलन किट है वो परागकणों को अल्ट्रावायलेट किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों का मतलब होता है पराबैंगनी किरणें, तो ये पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करता है। चलिए बात करते हैं अब अपन नेक्स्ट जो अपनी टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना अंडक, कार्पल। इसको कह सकते हैं अपन अंडक या फिर गुरु बीजाणु पर्ण। तो देखिए, जो गुरु बीजाणु पर्ण है वो संघनित होकर अंडकों का विकास करती, और जो अंडक है उनके द्वारा जायम का विकास होता है। तो यदि एक अंडक है जायम में तो कहलाएगा एक अंडपी, दो अंडप है तो द्विअंडपी, तीन अंडप है तो त्रिअंडपी, ऐसे ही पांच अंडप है तो पंच अंडपी। अंडप यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो कहलाएंगे संयुक्त अंडपी, और अंडप यदि पृथक पृथक हैं तो कहलाएंगे वियुक्त अंडपी। तो बात करते हैं एक अंडप के कितने भाग होते हैं। तो देखिए, सामान्यतः तो एक अंडप होता है, उस एक अंडप के तीन भाग हो जाते हैं और इन्हें अपने कहें तो जायांग कहते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो कीपनुमा भाग है उसको कहा जाता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा कहते हैं इंग्लिश में इसको। ये यहाँ से यहाँ तक की जो नली है उसको कहते हैं वर्तिका स्टाइल, और ये फुला हुआ जो भाग है इसको कहते हैं अपन अंडाशय, ओवेरी। ये जो वर्तिकाग्र, इस पर परागकणों को ग्रहण किया जाता है, तो ये परागकण ग्रहण करने वाली रचना है। वर्तिका में जो परागकण पराग नलिका बनाएंगे तो उस पराग नलिका की वृद्धि होगी और कहाँ तक पहुंचेगी? बीजांड तक ही पहुंचेगी। अंडाशय जो है उसमें जो बीजांड है वो पाए जाते हैं, तो अंडाशय में पाए जाते हैं बीजांड। अब बात करते हैं अंडाशय में जो बीजांड है वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, बीजांड में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, बीजांड का जो निर्माण है उसकी बात करें अपन तो बीजांड पर अध्यावरण पाए जाते हैं। पहली बात, सामान्य आवर्ती बीजी पादपों में बीजांड पर दो अध्यावरण पाए जाते हैं, तो ऐसे जो बीजांड है वो द्विअध्यावरणी कहलाएंगे। यदि एक ही अध्यावरण पाया जाए तो फिर बीजांड एक अध्यावरणी कहलाता है, और यदि अध्यावरण नहीं पाया जाए तो बीजांड आवरण रहित बीजांड कहलाता है। तो बीजांड की बात करें तो अपने जो बीजांड व्रंथ है वो पाया जाएगा, बीजांड आसन से जुड़ा रहेगा और ये बीजांड को निशाते जोड़ेगा। तो बीजांड की संरचना देखते हैं अपन। तो ये अपन ने अंडाशय बनाया था, तो ये अंडाशय वाला भाग ले रहे हैं अपन, और इसी अंडाशय में बात करें कि एक अंडपी अंडाशय है, तो इसमें बीजांड की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, बीजांड में क्या क्या पाए जाएंगे। तो देखिए, ये जो केंद्रीय भाग है इसमें बात करें, इसको कहते हैं अपन बीजांड का काय।
इसमें बीजाणु ऊतक बने रहते हैं। ये वाला भाग बीजांड का है इसका, इसको कहा अपन ने बीजांड काय। इसमें बने रहते हैं बीजाणुजन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक। यहाँ गुरु बीजाणु बनने हैं तो अपन गुरु बीजाणुजन ऊतक भी इसको कह सकते हैं। चलिए, सामान्य आवर्तबीजी पादपों में द्वितीयावणी जो बीजांड है वो पाया जाता है, तो अपन ये द्वितीयावणी जो बीजांड है उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये बाहर का आवरण जो है वो बीजांड का कहलाता है बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण। इसके जस्ट ये अंदर वाला जो आवरण है उसको कहेंगे अपन अंतः अध्यावरण। तो ये दो अध्यावरण बीजांड पर पाए जाते हैं, तो पाया जाएगा बाह्य अध्यावरण और एक पाया जाएगा अंतः अध्यावरण। अब जहां पर अध्यावरण का अभाव होता है, ये वाला भाग जहां अध्यावरण नहीं है, उस वाले भाग को कहा जाता है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार कहा जाएगा। बीजांड द्वार का जो पूरक भाग है उसको कहेंगे अपन निभाग, उसको कह दिया जाएगा निभाग। अब ये जो अंडाशय की भित्तियां कहें सामान्यतः बीजांड आसन, उस पर जो बीजांड जुड़ा हुआ रहेगा एक वंत्र रूपा रचना द्वारा, उसका नाम हो जाएगा बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत बीजांड काय से जिस भाग पर जुड़ा होता है उस वाले भाग को कहा जाता है नाभिका, इंग्लिश में कहते हैं हाइलम, सॉरी हाइलम। इसके बाद हाइलम के ऊपर कुछ उभरा हुआ भाग होता है, उसे कहते हैं अपन राफे। तो ये एक सामान्य बीजांड की संरचना हुई। बीजांड में क्या क्या हो गया, बीजांड में दो अध्यावरण हो गए, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। इसके चारों तरफ पाए जा रहे, जहां अध्यावरण नहीं पाए जा रहे उस वाले भाग को कह दिया बीजांड द्वार। बीजांड द्वार का पूरक भाग हो जाएगा निभाग। अब बात करें बीजांड को कहें अपने अंडाशय की भित्ति या बीजांड जो आसन होता है उस पर जोड़ने वाली रचना बीजांड व्रंत हो जाएगी। बीजांड व्रंत बीजांड काय पर जहां जुड़ा रहेगा उसे हाइलम कहेंगे अपन, हाइलम के ऊपर कुछ उभरा हुआ भाग पाया जाएगा उसे राफे कहेंगे। तो इस प्रकार एक अंडपी अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। अब बीजांड में यहाँ जो कोई भी बीजाणु की कोई भी जो कोशिका है वो क्या कर सकती है, विभाजन कर सकती है। अब मान लिया कि यहाँ से अपनी ये कोशिका बाहर निकाल ली और ये कोशिका विभाजन के लिए क्या होगी, प्रेरित होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा, इसमें केंद्र का आकार बढ़ जाएगा, जीवद्रव्य सघन हो जाएगा और ये विभाजन के लिए क्या हो जाएगी, प्रेरित हो जाएगी। तब इस कोशिका को नाम दिया जाएगा परपशु आरंभक कोशिका। क्या नाम हो जाएगा इसका, परपशु आरंभिक कोशिका, आर्चिस्पोरेंजियल इनिशियल। अब इसमें सबसे पहले क्या होना है, परिणत विभाजन होना है, परिणत विभाजन। अब परिणत विभाजन से दो कोशिकाएं बननी है। अब इन दो कोशिकाओं में से जो बाहर वाली कोशिका है, जो बाहर की तरफ बनेगी, बाहर वाली कोशिका, उस कोशिका का नाम हो जाएगा प्राथमिक वित्तीय कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका विभाजन करके वित्ती का निर्माण कर सकती है। यह अधिकांशतः इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता, अविभाजित रहती है। दूसरी बात करें अपन आंतरिक कोशिका। जो आंतरिक कोशिका है उसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता और ये कहलाती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका।
मेगास्पोरेंजियल मदर से। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण करना है। तो ये बाहर की कोशिका हो जाएगी, इसको अपन प्राथमिक द्वितीय कोशिका कहेंगे, और ये अंदर की कोशिका हो जाएगी, इसको अपन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करने वाली आंतरिक कोशिका कहेंगे। आंतरिक कोशिका का जो नाम है आंतरिक कोशिका, तो उसको कहते हैं अपन प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिका। तो देखिए बाहर वाली कोशिका को कहा प्राथमिक द्वितीय कोशिका, जो भित्तियों का विकास कर सकती है या अविभाजनशील रहेगी। दूसरी आंतरिक कोशिका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये किसी प्रकार का विभाजन नहीं करेगी, तो इसको कहेंगे प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिका। तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदले जाएगी। अब बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन की। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? तो गुरु बीजाणु जनन होता क्या है? देखिए बात करें अपन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो ये हो गई अपने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसको कह दिया अपन ने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोरेंजियल मदर सेल। अब इसमें क्या होना है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होना है। अब जब ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करेगी तो आपको पता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये 4 पुत्री कोशिकाएं बने जाएगी। इन 4 पुत्री कोशिकाओं को अपन कहेंगे गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणुओं का हो जाएगा अपहासन, और जो एक गुरु बीजाणु है उसका होगा विकास। तो एक गुरु बीजाणु तो आकार में बड़ा हो जाएगा, सामान्य गुरु बीजाणु है, और 3 गुरु बीजाणु आकार में अत्यंत हासित हो जाएंगे, और ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से केवल एक ही भ्रूण कोश का विकास होगा, जिसमें एक जो मादा युग्मक है उसका निर्माण होगा। जबकि अपन ने पढ़ा था कि लघु बीजाणु जनन में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था। तो इस पर जो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं कि जो बात करें अपन गुरु बीजाणु की, तो गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए बात करते हैं अपन गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण। तो अपने जो विकसित होने के लिए जो सामान्य गुरु बीजाणु है वो लेंगे, थोड़ा साइज में बड़ा बना रहे अपन इसको पहले। तो ये एक सामान्य गुरु बीजाणु है, इसका केंद्रक हो गया, और ये एक सामान्य गुरु बीजाणु है। तो नाम हो गया इसका गुरु बीजाणु। अब क्या होना है? गुरु बीजाणु में होना है समसूत्री केंद्र के विभाजन। समसूत्री केंद्र के विभाजन। अब समसूत्री केंद्र के विभाजन से क्या होगा? 2 केंद्रकों का निर्माण होगा। तो ये गुरु बीजाणु है, इसका केंद्रक विभाजित हो जाएगा और 2 पुत्री केंद्रक बने जाएंगे। एक पुत्री केंद्र के यहाँ और दूसरा पुत्री केंद्र के यहाँ। अभी इसका जो कोशिका द्रव्य है इसमें जो रिक्तिकाएं हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएं, वो मध्य भाग में आकर आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण जो केंद्रीय भाग है उसमें रिक्तिकाएं आ जाएगी और जो दोनों केंद्रक हैं वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। तो एक केंद्रक यहाँ आ जाएगा, एक केंद्रक यहाँ आ जाएगा,
और बीच में क्या हो जाएगी, जो रिक्तिका है वो उत्पन्न हो गई बड़ी, और इसके चारों तरफ इसका क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। अब इस अवस्था में जो केंद्रक हैं वो दो बन गए हैं, इसलिए इसको कहेंगे द्विकेंद्रकी प्रावस्था। तो ये द्विकेंद्रकी प्रावस्था आ गई। अब इसके बाद फिर से क्या होना है, समसूत्री केंद्रक विभाजन होना है। समसूत्री केंद्र के विभाजन, पहले भी समसूत्री केंद्र के विभाजन हुआ था, तो इसको अपन ध्यान देना है। तो जैसे समसूत्री केंद्रक विभाजन यहाँ होगा तो इसमें भी डबल केंद्रक हो जाएंगे, यहाँ भी डबल केंद्रक हो जाएंगे, और केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये रिक्तिका हो गई। इसको कह दिया अपन ने क्या, रिक्तिका। इसमें भी रिक्तिका होगी। ये क्या था, कोशिका द्रव्य था, और विभाजन किसमें कर रहे हैं अपन, केंद्रक में, ये केंद्रक था। ऐसे इसमें भी एक क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, और ये दो क्या हो जाएंगे, केंद्रक के हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन, चार केंद्रक बन गए, इसलिए चतुष्क केंद्र की अवस्था आ गई, चतुष्क केंद्र की अवस्था। इसके बाद बात करेंगे अपन, इसमें फिर से केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होगी, वही समसूत्री केंद्र के विभाजन, जिसके कारण जो केंद्रकों की संख्या है प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 हो जाएगी, और इसको अपन अष्ट केंद्र की अवस्था कह देंगे। ये हो गई अष्ट केंद्र की अवस्था। अष्ट केंद्र की अवस्था होगी। अब देखिए, अष्ट केंद्र की अवस्था के बाद जो केंद्रीय भाग में, जो केंद्रीय भाग में रिक्तिकाएं हैं वो पुनः क्या हो जाएगी, विलुप्ति हो जाएगी, जिसके कारण जो एक एक केंद्रक हैं, इसी में देख लिया, एक एक केंद्रक हैं वो कोशिका के मध्य में आकर आपस में जुड़े जाएंगे, जिसके कारण यहाँ मध्य भाग में दो केंद्रक आपस में जुड़ने से बन जाएगा द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। और जो तीन कोशिकाएं ऊपरी ध्रुव की ओर रह गई, उनकी चारों तरफ कोशिका द्वितीय बन जाएगी, और ये केंद्र के कोशिकाओं में बदल जाएंगे। इसे तीन केंद्र के बीजांड द्वार वाले भाग की ओर थे, उनके चारों तरफ भी द्वितीय और कोशिका द्रव्य जम जाएगा, और ये भी कोशिकाओं में बदले जाएगी। जो बीजांड की ओर है, बीजांड में निभाग की ओर है, उनको तो अपन प्रतिमुखी कोशिकाएं कहेंगे, और जो बीजांड द्वार की ओर है उसको अपन अंड समुच्चय कहेंगे। अंड समुच्चय में ये दो सहायक कोशिका हो जाएगी और एक बीच में अंड कोशिका हो जाएगी। देखें, यदि अपन इसको बीजांड में प्रदर्शित करना चाहें भ्रूण कोश को, तो किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, किस प्रकार से दिखाई देगा। तो देखें, ये अपन ने बीजांड बना लिया था पहले ही, जिसके बारे में अपनी खूब बात हो चुकी थी। तो यहाँ क्या होगा, तीन कोशिकाएं बनेगी, और यहाँ भी तीन कोशिकाएं बनेगी। बीच में क्या बना था, द्वितीय के केंद्र, तो ये बीच में तो हो जाएगा द्वितीय के केंद्र। अब ये इस वाले भाग को अपने कहा था निभाग, तो निभाग वाली और निभाग की ओर वाली कोशिकाओं का समूह कहलाएगा प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाओं का समुच्चय भी कह सकते हैं। ये बीजांड द्वार था, बीजांड द्वार की ओर जो मध्य कोशिका है उसका नाम है अंड कोशिका, और इसके जो दोनों और दो कोशिकाएं और रह गई उनका नाम है सहायक कोशिका। अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों मिलकर कहलाते हैं अंड समुच्चय, अंड समुच्चय। अब देखिए, इस प्रकार का जो भ्रूण कोश बनता है उसको अपन पॉलीगोनल भ्रूण कोश कहते हैं। अब इसमें कोशिकाओं की संख्या तो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या, तो कोशिकाओं की संख्या तो हो जाएगी इसमें 7। कितनी हो जाएगी,
7, एक कोशिका ये, एक ये 3, 4, 5 है और एक पूरी बड़ी वाली कोशिका। तो और केंद्रकों की संख्या, केंद्रकों की संख्या हो जाएगी 8। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 है और 2 केंद्र मध्य में। तो ये इस प्रकार से जो पॉलीगोनल भ्रूण कोश होता है उसमें अष्ट केंद्र की और 7 कोशिकीय अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो भ्रूण कोश है जिसे अपन मादा युग्मकोद भी कहते हैं, इसके विकास की प्रक्रिया संपन्न हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।